गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में और ज्योग्राफी का ये एमसीक्यू का पहला क्लास है। शुरुआत करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसमें से दिया गया है बुमला, जेलेपला, मुलिंगला और सिपकिला। तो इसमें से ए को सही माना गया है। ए में कहता है बुमला का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, जेलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड में है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेम टू सेम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन को चूज करना है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य महान हिमालय में स्थित है। दूसरा कहता है यह दर्रा कुल्लू में पार्वती नदी की घाटी से होकर गुजरता है। तो कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो कहता है ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ये दोनों कथन सही है, गलत नहीं है। इसमें असत्य कथन को चूज करना था, जबकि ये सभी सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य महान हिमालय में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवसा दर्रा कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाली 3 पर्वतीय दर्रों की तुलना में एक आसान और कम दूरी का विकल्प है। फिर कहता है कि स्पीति घाटी हिमालय के पहाड़ों में हिमालय प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में तिब्बत और भारत के बीच रेगिस्तानी पहाड़ी भूमि है। यह दर्रा कुल्लू में पार्वती नदी की घाटी से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से दोनों कथनों को सही पाया गया। प्रश्न है कि थार मरुस्थल के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। थार नाम थूल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेत की लकीर। फिर कहता है मरुस्थल का 83% भाग राजस्थान में है। और डी कहता है पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सही माना गया है। ऑप्शन सी जो कि गलत है। कहता है थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में स्थित है तथा 15% भाग पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि सही है। फिर कहता है थार मरुस्थल का लगभग 60% भाग राजस्थान के पास है। यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जो अरावली के पश्चिम में विस्तृत है। इसके साथ ही कहता है कि यह विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल भी है। इसमें सर्वाधिक जनघनत्व व जैव विविधता उपलब्ध है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु व तीस्ता के बीच समतल मैदान मावर कहलाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प यहाँ पर सी कहा गया है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानी में स्थित होना है। उन हिमालय क्षेत्र में गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान भावर कहलाता है। भावर क्या कहलाता है? तो यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान। फिर कहता है कि यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिका के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मैदान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है उत्तर भारत की विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए
उत्तरी भारत में मैदान की चौड़ाई में वृद्धि होती है। फिर कहता है इस मैदान का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार लगभग 2100 किलोमीटर है। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर बताया गया है मात्र बी को सही। बी में एक को सही माना गया है और दो को गलत माना गया है। क्यों गलत माना गया है उसे देखते हैं। मैदान का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर दिया गया है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 2100 किलोमीटर है, जो कि गलत था। दूसरा कहता है उत्तरी भारत के मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी समतल है, अतः इसका ढलान अति मंद है। प्रश्न है भारत के मैदान के भू आकृतिक प्रदेशों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन ए को सही माना गया है। भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टाई। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। इस उपजाऊ मैदान की उत्पत्ति हिमालय तथा विंध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के एकत्रित होने से हुई है। भावर का मैदान शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व है। इसकी चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर है। तराई पेटी भावर प्रदेश के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा का मैदान एक औसत ढलाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर कहता है छोटा नागपुर का पूर्वी भाग में स्थित मैदान को राड मैदान कहते हैं। कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी से ढके राड़ के मैदान का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। राड़ का मैदान को उपजाऊ भूमि जिसमें चावल, मक्का, दलहन एवं तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। फिर है थार मरुभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है। फिर कहता है कि यह दक्षिण से दक्षिण पूर्व में सतपुड़ा पर्वत की ओर, दक्षिण में अरावली पर्वतमाला से घिरा है। फिर कहता है लूनी नदी जो कि एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है, अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से निकलती है। तो उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन को चूज करना है ना। तो इसमें से कहा गया है 1 और 3, इसमें से 1 और 3 को सही माना गया है और 2 को गलत माना गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। थार का मरुस्थल दक्षिण पूर्व से अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा है। थार मरुस्थल की जनसंख्या का घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है निम्न कथन किसके संदर्भ में सही है? पहला है इसका विस्तार पूर्व में सदिया से लेकर पश्चिम में धुबरी तक लगभग 720 किलोमीटर लंबाई में है। फिर कहता है दूसरा यह उत्तर में सीमांत भ्रंश एवं दक्षिण में नगाक्षेप द्वारा सीमांकित है। फिर कहता है तीसरा यह ढाल प्रवणता के कम होने के कारण कई नई नदी द्वीप बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार पूर्व में सदिया से लेके पश्चिम में धुबरी तक लगभग 720 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तर में सीमांत भ्रंश एवं दक्षिण में नगाक्षेप द्वारा सीमांकित है। यहाँ ढाल प्रवणता के कम होने के कारण ब्रह्मपुत्र एक अत्यधिक गुम्फित नदी हो गई है, जिसमें कई नदी द्वीप बन गए हैं। इसी में मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए ऑप्शन से कैसे प्रश्न तैयार होता है और सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होता है। इसी तरह से अगर पूछ दे कि मजुली द्वीप जो है वो विश्व में कौन सा स्थान पाया जाता है, नदी द्वीप में मजुली द्वीप का स्थान विश्व में कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा पहला। फिर आ जाएगा मजुली द्वीप किस नदी
के कारण बना है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल नेशिन एक सुंदर उदाहरण है। क्या है? तो सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। सरोवरीय मैदान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर दिया गया है। फिर कहता है कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। प्रश्न है प्राद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पूर्व में हजारीबाग तथा राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा रेखा है। दूसरा कहता है कि इसका सबसे ऊंचा शिखर अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन को चूज करना है। तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। 1 और 2 दोनों सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप का आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। इसकी सीमाएं उत्तर में मैकाले पर्वत, उत्तर पूर्व में हजारीबाग तथा राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, अन्नामलाई पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, जो भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अन्नामलाई जो है वो पूर्वी घाट में पाया जाता है या पश्चिमी घाट में? तो ये उत्तर होगा पश्चिमी घाट में। और फिर पूछा जा सकता है कि इसकी सबसे ऊंची शिखर की ऊंचाई क्या है? तो उसका उत्तर होगा 2696 मीटर। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार के आर्कियन युग की ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट पाई जाती है। दूसरा है इस पठार का विस्तार बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में है। उपर्युक्त कथन में कौन से कथन को सत्य माना गया है? तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। छोटा नागपुर पठार में आर्कियन युग के ग्रेनाइट एवं नीस पाई जाती है। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। फिर कहता है कि छोटा नागपुर में विभिन्न छोटे बड़े पठार स्थित हैं, परंतु अधिक ऊंचाई मध्य पश्चिमी भाग में है। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, छोटा नागपुर का पठार में सबसे अधिक ऊंचाई किस क्षेत्र में है? तो मध्य पश्चिमी क्षेत्र में है, जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न जोड़ों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी को गलत माना गया है ना। बाकी बात भोर घाट मुंबई के पुणे से है, थाल घाट नासिक को मुंबई से है, पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर नगर से है ना। सी को गलत क्यों कहा गया है? तो गोहरन घाट उदयपुर नगर को सिरोही एवं जालोर से है ना जोड़ता है। बाकी बात तो पाल घाट के बारे में दिया ही गया है ना। ऑप्शन सही है ये कि कोयम्बटूर नगर को केरल एवं कोच्चि एवं कोझिकोड नगरों से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? तो इसमें से कहा गया है डी में कहा गया है कि 1 और सी ये दोनों गलत है। अब बी को कहा गया है कि ये सही है ना। देखते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान तीव्र एवं पूर्वी ढलान मंद है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर के नीचे धंसने के कारण हुई है। फिर कहता है
शरावती नदी पर अवस्थित जोग व गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। अगर पूछ दे जोग व गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है तो इसका उत्तर होगा शरावती नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य कथन को माना गया है सी को। कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई कर्नाटक के मैदान में है, जो कि गलत है। तो सही क्या है इसे देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को क्रमशः कोंकण का मैदान, कर्नाटक का मैदान एवं मालाबार के मैदान में विभाजित किया गया है। इसकी सबसे कम चौड़ाई कर्नाटक के मैदान में है ना। इसकी सबसे कम चौड़ाई कहाँ है तो कर्नाटक के मैदान में है। यहाँ पर दिया गया था अधिक चौड़ाई नहीं होगा, कम चौड़ाई होगा। अगर कम चौड़ाई रहता तो इसे सही माना जाता है ना। फिर कहता है कि यह मैदान अरब सागर तथा सहद्राई पर्वतमाला के बीच स्थित है, जो कि सही है। दूसरा कहता है कि इस मैदान की दक्षिणी भाग को मालाबार का मैदान कहते हैं, ये भी सही है। फिर डी को कहता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, ये भी सही माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है पुलिकट झील, इस तट की सबसे बड़ी लेगून झील है। दूसरा कहता है इस मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार का मैदान कहते हैं। तीसरा कहता है कि गोदावरी एवं कृष्ण नदियों के बीच तट के पास कोलेरू झील स्थित है। तो सत्य कथन कौन सा है तो सी को सत्य माना गया है, बाकी बात गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ से है तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों से है। फिर कहता है चिल्का झील इस तट की सबसे बड़ी लेगून झील है। पूर्वी तटीय मैदान का चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लेगून झील है। इसके अलावा कहता है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कहता है गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच तट के पास कोलेरू झील स्थित है। देखिए, अगर आप ऑप्शन का तैयारी अपने ढंग से करते हैं तो प्रश्न कहीं भी से भी नहीं छूटेगा। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से ऑप्शन सी को सही माना गया है। ये जो अनायमुड़ी शिखर है ये कौन से पहाड़ी पर पाया जाता है तो ये अन्नामलाई है। इसका संबंध अन्नामलाई के साथ है। फिर कहता है डोडा बेटा ये किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है तो डोडा बेटा होगा नीलगिरी का। फिर है धूपगढ़ का संबंध है सतपुड़ा से। फिर है गुरु शिखर का संबंध है अरावली से। देखिए, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस बुकलेट में कोई भी ऐसा प्रश्न को नहीं छोड़ना है ये सोच के कि ये यूजलेस है। घटना चक्र में क्या है तो वो कई प्रश्नों को रिपीटेशन किया गया है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या है रिपीटेशन वाले प्रश्नों को हटा दिया गया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दिया गया है। इसलिए गहनतापूर्वक एक्सप्लेनेशन को हम लोगों को स्टडी करना है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटियां हैं। दूसरा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। सही कथन को पहचान करते हुए विकल्प का चयन करें।
तो इसमें से सिर्फ एक को सही माना गया है। डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा गलत माना गया है, जिसमें कहा गया कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि गलत है ना। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। डोडा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। फिर कहता है दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु की प्रसिद्ध टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। फिर कहता है नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में है। पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है,